व्लादिमीर पुतिन का बड़ा ऐलान, बेलारूस में तैनात होगी ऑर्शनिक मिसाइल। रूस और बेलारूस के बीच ये समझौता हुआ है, अगले साल ओरानिश की तैनाती संभव है तो बेलारूस में बेहद ही शक्तिशाली और घातक मिसाइल जो कि बड़ा विध्वंस मचा सकती है, इसकी तैनाती की जाएगी। रूस की तरफ से फैसला और बेलारूस में इसको तैनात किया जाएगा। बेलारूस जो कि अहम साझेदार है रूस और बेलारूस के बीच इसे लेकर समझौता भी हो गया है और खबर यह है कि अगले साल यानी 2025 में ऑर्शनिक की तैनाती संभव भी है। तो बेलारूस को ऑर्शनिक, खौफ में है नेटो की चिंताएं बढ़ी हुई। हुआ क्या है तो ऑर्शनिक को लेकर बेलारूस में समझौता हुआ है। बेलारूस को रूस देगा ऑर्शनिक मिसाइल और अगले साल बेलारूस को यह मिसाइल यानी ऑर्शनिक मिसाइल मिलेगी। और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने इस मिसाइल की मांग की थी। अब इसमें टारगेट पर क्या है तो बेलारूस को ऑर्शनिक, लेकिन निशाने पर है नेटो के संभावित आक्रमण से बचने का यह रास्ता है। अगर नेटो से हमला होता है तो बेलारूस से अटैक मुमकिन हो पाएगा। यूक्रेन पर पहले ही ऑर्शनिक का इस्तेमाल हो चुका है, इसकी ताकत दिखाई जा चुकी है और इसलिए नेटो को भी अपनी रेंज में रखने की यह बड़ी पहल की गई है रूस की तरफ से। तो ऑर्शनिक मिसाइल से नेटो दहशत और तब और ज्यादा बढ़ गई है जब इसको लेकर व्लादिमीर पुतिन ने एक के बाद एक कई बयान दे दिए हैं। पुतिन ने कहा कि अगर एक साथ 4 ऑर्शनिक मिसाइलें दागी जाएं तो जो विनाश होगा वो एटमी विनाश जैसा होगा। और देखिए इसी बयान और जो तैनाती की खबर है इसके आधार पर संजय भारद्वाज सर, सवाल तो यह है, जो कहा जा रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद कोशिश ये रहेगी कि दोनों साइड्स को बातचीत की यानी कि पीस टेबल पर लाया जाए, फिर तैनाती का फैसला लेना। आखिर ये क्या आपको नजर आई? कोई पॉस्चरिंग है, किसी रणनीति का हिस्सा है क्या ये आखिरकार? देखिए, अगर स्ट्रेटजी के पर्सपेक्टिव में देखें तो निश्चित रूप से पुतिन अपनी जो प्रेशर की जो स्ट्रेटजी है उसको बरकरार, चाहे वो ऑफेंसिव स्ट्राइक्स हो या ऑर्शनिक मिसाइल्स को बेलारूस को देने की बात हो, तो वो अपना पोस्चरिंग और अपना एक्शन को तब तक रखेंगे जब तक कि कोई नेगोशिएशन की टेबल तैयार नहीं हो जाए। लेकिन संकेत क्या मिल रहे हैं? संकेत मिल रहे हैं कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है वो ट्रंप के साथ मीटिंग की बात हो रही है। ट्रंप पेरिस में अभी विजिट करने वाले हैं और वहाँ पर एक तरीके से एक जॉइंट ग्रैंड स्ट्रेटजी ट्रंप के साथ में तैयार की जाएगी कि यूक्रेन के इशू को कैसे रोका जाए। लेकिन जहां डिस्प्यूट्स आ रहे हैं क्योंकि फ्रांस में इलेक्शन भी है फरवरी में, तो सॉल्ज बहुत ही हेजिटेंट है कि किसी भी तरीके के लॉन्ग मिसाइल्स या लॉन्ग स्ट्राइक मिसाइल्स दी जाए, तो वो उनका अपोजिशन लीडर कह रहे हैं कि जर्मनी दें। तो एक तरीके से जो यूरोपियन कंट्रीज फ्रांस और जर्मनी के बीच में भी इस बात को डिस्प्यूट आ रहा है कि कितना आप हथियार सप्लाई करेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि ट्रंप कितना इस नेगोशिएशंस को आगे बढ़ा पाएगा, क्योंकि ट्रंप निश्चित रूप से एक अनकन्वेंशनल स्ट्रेटजी रखते हैं, अपना से रखते हैं, लेकिन वहाँ पेंटागन और जो डीप स्टेट है वो किस हद तक नेगोशिएशन कंप्रोमाइज़ कर पाएगा यूक्रेन के विषय पर। क्योंकि यूक्रेन में 2 बातें जुड़ी हुई है। पहला कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनता है कि नहीं बनता है। दूसरा कि क्या पुतिन वो जो क्षेत्र, जो यूक्रेन का जो क्षेत्र रशिया के पास है, उसको छोड़ने के लिए तैयार होगा। और यही एक मेजर कंटेंशन पॉइंट है। अगर यहाँ पर सहमति नहीं बनी तो नेगोशिएशंस नहीं होगा और ये चलता रहेगा। एक एस्टिमेट है कि अगले 10 साल के लिए यूरोपियन यूनियन को 530 अरब बिलियन डॉलर चाहिए डिफेंस सिक्योरिटी के लिए यूरोप में। तो ये एक बहुत बड़ा एक कंसर्न है, एक इशू है कि चारों तरफ से जो अशांति बढ़ रही है मिडिल ईस्ट में, यूरोप में और इधर ईस्टर्न यूरोप में, ये एक तरीके से डिफेंस मार्केट भी तैयार कर रहा है कुछ देशों के लिए। तो कहाँ कितना नेगोशिएशन हो पाएगा, कितना ट्रंप इस युद्ध को विराम दे पाएगा, ये अभी स्पेकुलेशंस है। फाइनल डिसीजंस होगा उनका जो पेंटागन और डीप स्टेट क्या स्ट्रेटेजी यूरोपियन कंट्रीज के साथ। बिल्कुल, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन और नेटो के लिए कितना स्पेस बचेगा उस बातचीत में, उस समझौते में, यह भी एक बड़ा सवाल है।